हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और थोड़े से मुझसे नाराज़ भी होंगे, तो अब आप लोग खुश हो जाएँगे क्योंकि प्यारे बच्चों आ गया सब्जेक्टिव का हमारा ये सीरीज़, ठीक है? कम से कम मेरे पास 1000 लगभग मैसेज आए होंगे, गुरुजी सब्जेक्टिव का कुछ कर दो ना प्लीज़, है ना? सब्जेक्टिव का कुछ कर दो। तो प्यारे बच्चों लो, सब्जेक्टिव आना स्टार्ट हो गया। अपना एक बढ़िया-सा नोटबुक बनाना प्यारे बच्चों, क्या बनाना बताओ? अपना एक बढ़िया-सा नोटबुक बनाना और उस नोटबुक में सारे क्वेश्चंस को नोट करना और एक-एक क्वेश्चंस को याद कर लेना, ठीक है? अब मैं प्यारे बच्चों याद करने में विश्वास कम करता हूँ, चीज़ों को समझने में विश्वास करता हूँ। अगर आपको समझ में आ गई तो याद करना आसान हो जाता है, याद भी करना है और आपको लिख-लिख के प्रैक्टिस करना है। जैसे मान के चलो आज मैं 2011 के सारे क्वेश्चंस बताऊँगा, जो 2 नंबरिए और 2 अंकीय और 3 नंबरिए हैं, ठीक है ना? आप इसको पहले बढ़िया से वीडियो देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, उसके बाद फिर इसको खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है? सब्जेक्टिव का वीडियो है तो मुझे पता है वीडियोस में बहुत ज़्यादा व्यूज़ होंगे, बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे। अपनी कृपा इस पर बरसा दीजिएगा, इस वीडियो को खूब ज़्यादा लाइक करके, ठीक है ना? इस वीडियो का टारगेट रखते हैं प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो 24 घंटे के अंदर इसमें 3000 लाइक्स हो जाते हैं और इसके अंदर कम से कम 3000 लाइक्स हो जाते हैं तो अगली वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो 3000 लाइक्स करना है, कर देना सब लोग। और कम से कम शेयर तो दिखाता है ना रे, शेयर दिखाता है वहाँ पर, हाँ शेयर भी होना चाहिए ना और कम से कम 1 के शेयर आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में जहाँ करना है इसको शेयर कीजिए। 1 के शेयर होना चाहिए और 3000 लाइक्स। एक छोटा सा आप लोग के लिए दिया है, मुझे जानते हैं दिशा ऑन क्लासेस बच्चों के लिए क्या है, छोटा मोटा चीज़ है। आइए पहला देखते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2011 में पूछा गया पहला क्वेश्चन क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है ना? आपको ये पहले से याद होगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। हमने आपको सिखाया था बच्चों कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उनके यौगिकों से पृथक कर देता है या विस्थापित कर देता है तो इसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या इसी को प्यारे बच्चों विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम लोहा डालते हैं तो उसमें से फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। बोलो हाँ या ना? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहते हैं बच्चों की वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे बच्चों लोहा कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर देता है, कैसे बच्चों? उदाहरण देने बोला है ना, तो लिखना पड़ेगा ना कि ये हमारे पास कॉपर सल्फेट है, CuSO4। क्या लिखा है जल्दी बोलो? CuSO4 लिखा है। अब CuSO4 में से हम इसमें डाल देते हैं आयरन को, यानी लोहे को, तो अब ये क्या हो जाएगा? ये बनेगा फेरस सल्फेट FeSO4 और प्लस में से कॉपर अलग हो जाएगा। क्या सर क्वेश्चन आएगा ये? उम्मीद तो पूरा है, ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में आना चाहिए। तो हो गया ना तैयारी बढ़िया से? इस क्वेश्चन को लिख लेना, बढ़िया से याद कर लेना। याद क्या करना, समझ गए तो बहुत सिंपल। आइए भाई दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। कहते हैं ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन एवं सूर्य की तुलना कीजिए। पहले बच्चों जीवाश्म ईंधन और सूर्य की तुलना करनी है, मैंने तुलना की है। दुर्भाग्यवश आपको ये दिखाई नहीं देता है, छोड़ दीजिए हम लिख देते हैं, दुर्भाग्यवश दिखाई नहीं पड़ रहा है। यानी कि जीवाश्म ईंधन और सूर्य में आपको अंतर बताना है, कोई आराम से भी बता देगा। सबसे पहला अंतर ध्यान दीजिए बच्चों, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। किसमें अंतर पूछा जल्दी बताओ? 2 चीज़ों में। पहला पूछा है बच्चों जीवाश्म ईंधन, किसमें पूछा है? जीवाश्म ईंधन में। और दूसरा पूछा है प्यारे बच्चों सूर्य में। दोनों में अंतर बताना है। देखो ईंधन के रूप में कहते हैं भाई साहब, देखो जीवाश्म ईंधन जो होता है ना, यह प्रदूषण फैलाता है। बोलो हाँ या ना? तो लिखेंगे यह ईंधन प्रदूषण फैलाता है, यहाँ लिखेंगे यह ईंधन प्रदूषण नहीं फैलाता, यह प्रदूषण नहीं फैलाता, यह प्रदूषण नहीं फैलाता। तो इस तरफ लिखेंगे यह प्रदूषण फैलाता है, इधर लिखेंगे यह प्रदूषण नहीं फैलाता। क्या सूर्य की ऊर्जा कभी प्रदूषण फैला सकती है? नहीं सर। दूसरा क्या होता है कि यह बच्चों समाप्त हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन ना समाप्त हो जाएगा। तो कहते हैं कि यह समाप्त हो जाएगा, यह कभी ना कभी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और प्यारे बच्चों यह समाप्त नहीं होगा, यह समाप्त नहीं होगा। यह क्या होगा? समाप्त नहीं होगा। अर्थात आप कह सकते हैं यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। बोलो क्या बोला मैंने? यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। और इधर लिखेंगे बच्चों यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। कितना प्यारा चीज है। तीसरा उदाहरण है प्यारे बच्चों, वही बात है, हाँ, कहते हैं कि यह ऊर्जा का है ना, तीसरा कह सकते हैं, सॉरी यह तीसरा कह सकते हैं कि यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। और इधर लिखेंगे यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है,
नवीकरणीय स्रोत है। तो ये 3 अंतर आपको लिखना है जीवाश्म ईंधन में और सूर्य की ऊर्जा में, ठीक है ना। 3 लिखना। एक और लिख सकते हो, यह बहुत महंगा होता है और ये बच्चों सस्ता होता है, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर पूछा था कि जीवाश्म ईंधन और सूर्य में अंतर लिखना है, किसके रूप में, ऊर्जा के स्रोत के रूप में, दोनों ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जी, अगले क्वेश्चन में हो जाएगा। कहते हैं कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न मार्ग क्या क्या हैं। कहते हैं प्यारे बच्चों कि जीव जो होते हैं ना, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर है वो 70% ही मैंने लिखा है, 30% अधूरा रह गया है, सॉरी इसके लिए, कुछ और हो सकता था और अच्छा। कहते हैं ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की विभिन्न मार्ग कौन कौन से हैं। कहते हैं ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा हम लोग प्राप्त करते हैं शोषण द्वारा, याद करना बच्चों, शोषण द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो बड़े बड़े जीव होते हैं उसमें तो वायवीय शोषण होता है और कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें अवायवीय होता है। तो प्रश्न पूछा गया है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न मार्ग क्या हैं। तो लिखे हैं बच्चों कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा जीवों में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके निम्नलिखित मार्ग हैं, इसके निम्नलिखित मार्ग हैं। कौन कौन से मार्ग हैं। पहला है प्यारे बच्चों वायवीय शोषण द्वारा और दूसरा क्या लिखा गया, अवायवीय शोषण द्वारा। ये 2 मार्ग हमें दिखाई पड़ रहे हैं जिससे क्या होता है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। खैर ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये 2011 में पूछा गया इसलिए मैं आपको बता दिया है ना कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के कौन कौन से रास्ते हैं। तो एक है वायवीय शोषण और दूसरा है अवायवीय शोषण। आई थिंक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि जैविक आवर्धन क्या होता है। देखो ये क्वेश्चन के आंसर इतने आसान होते हैं। जैविक आवर्धन क्या होता है समझना है आपको, कि हम लोग फसलों को बचाने के लिए बच्चों, जो फसलें होती हैं, गेहूं है, मकई है, धान है, फसलों को बचाने के लिए हम उसमें बहुत सारे कीटनाशक दवाई छींटते हैं ताकि जो कीड़े मकोड़े वो मर जाएं। और वो दवाई जो है बच्चों उन पौधों में रह जाता है, उनका असर उन पौधों में रह जाता है और फिर उन पौधों को जो हम खाते हैं तो उसका असर हमारे शरीर तक जाता है। इसी को कहते हैं जैविक आवर्धन। इसे ही क्या कहते हैं बच्चों, जैविक आवर्धन कहते हैं। समझ गए। कहते हैं कि जो हमारे फसल होते हैं उनको बचाने के लिए हम उनमें कीटनाशक दवाइयाँ छींटते हैं और वो कीटनाशक दवाइयाँ उन पौधों में उनका असर रह जाता है और जब हम उनको खाते हैं तो उनका असर हमारे ऊपर भी आ जाता है, या फिर हमारे ऊपर ही नहीं, पशु के ऊपर, किसी कीड़े मकोड़े के ऊपर, सबके ऊपर चला जाता है। कहते हैं बच्चों की फसलों की उत्पादकता बढ़ाने एवं विभिन्न रोगों से बचाने के लिए कई रासायनिक पदार्थ जैसे कीटनाशक, उर्वरक आदि का उपयोग करते हैं। वे कीटनाशक फसलों में संचित हो जाते हैं। सही बात है, जब आप डालोगे तो वो फसलों में परमानेंटली कुछ दिन के लिए रह जाते हैं तथा आहार श्रृंखला द्वारा ये विभिन्न पोषी स्तरों से, विभिन्न पोषी स्तर मतलब क्या, इसको पहले मान के चलो किसी कीड़े मकोड़े ने खाया, कीड़े मकोड़ों को फिर मेढक ने खाया, फिर मेढक को इंसान ने खा लिया, मान के चलो, तो फिर इंसान में आ गया ना उसका असर। कहते हैं विभिन्न पोषी स्तरों से होते हुए अंततः मानव शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं या आ जाते हैं। इसे जैव आवर्धन कहा जाता है। इसे जैव आवर्धन कहा जाता है। बहुत सिंपल है, ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा, इसको देख करके आप बढ़िया से सीख सकते हैं। जो मैंने बोला वही याद रखना है कि जो हम लोग फसलों को बचाने के लिए या फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो कीटनाशक दवाई छींटते हैं, जो खाद छींटते हैं, वह खाद विभिन्न पोषी स्तरों से चलते हुए इंसान के शरीर तक आ जाता है। इसे ही जैविक आवर्धन कहते हैं। बहुत सिंपल है, इट इज़ वेरी सिंपल बच्चों। आ जाओ नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का एक नामांकित चित्र बनाइए। बल्ब का एक चित्र बनाना है, कितना सिंपल है। ठीक है, आप कैसे बनाओगे सर, पूछा गया है क्वेश्चन क्या। हाँ, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, बल्ब का नामांकित चित्र। आप कहोगे सर बल्ब का नामांकित चित्र तो हमने कई बार बनाए हैं। आ जाओ, सबसे पहले क्या करते हैं, एक धातु की टोपी लेते हैं बच्चों। क्या लेते हैं बताओ, एक धातु की हम लोग टोपी लेते हैं। इस टोपी में, अरे टेढ़ा हो गया क्या, यस, हम लोग धातु की क्या लेते हैं बच्चों, टोपी लेते हैं। और इस टोपी के ऊपर में इस तरह से ये बनाते हैं ना,
ये बनाते हैं स्पर्शक बटन, और ऐसे लेकर के एकदम प्यार से इसको घुमा देते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम लोग इस तरह से लेते हैं, और लेने के बाद, अरे तुम मिट क्यों नहीं रहे हो, लेने के बाद इस तरह से ये हमारा इस तरह से फिलामेंट बन जाता है। तो कहते हैं बच्चों ये है हमारा कांच, ये है क्या, कांच। दूसरी बात है, ये क्या है बच्चों, धातु की टोपी। ये क्या है, धातु की टोपी, धातु की टोपी है बच्चों। और इसे कहते हैं स्पर्शक बटन। क्या कहते हैं, स्पर्शक बटन, स्पर्शक बटन बोल सकते हो आप। और इसके अंदर में जो गैस होती है ना, इसके अंदर जो गैस होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, आर्गन नाइट्रोजन गैस होती है। और इसे हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। यही है विद्युत बल्ब का एक नामांकित चित्र, यही आपको बनाना है, और अच्छा खासा नंबर आपको 2-3 नंबर मिल जाता है। तो बताना कैसा लगा, ये बहुत सिंपल है ना। आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट कहते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कांच की आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के 2 किरणों का नामांकित चित्र बनाइए। कहते हैं कि आपको एक कांच की सिल्ली लेनी है बच्चों, और उसमें अपवर्तन किरणों का एक नामांकित चित्र बनाना है। सिर्फ चित्र बनाना है, ध्यान से समझना। आ जाओ देखते हैं। पहले बच्चों ये कांच की एक सिल्ली है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये कांच की क्या है, एक सिल्ली है। ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, जब कांच की सिल्ली लेते हैं तो आप ऐसे समझो, जब आप कांच की सिल्ली लोगे ना, उसमें सूर्य के उसमें जो कहता है ना, किरण का अपवर्तन कैसे होता है। देखो, एक ऐसा बनाना बच्चों, ये लिखना, ये कांच है, ये क्या है, कांच है, समझो ध्यान से। अब इसमें क्या है ना कि इसके लिए ऊपर क्या है बच्चों, वायु है, ऊपर हमारा वायु है, और नीचे हमारा क्या है, कांच है। आप समझो, वायु और कांच में वायु होता है विरल माध्यम, और कांच होता है सघन माध्यम। बच्चों अगर कोई किरण, ध्यान से समझना, अगर कोई किरण इस दिशा से आ रही है, मान के चलो इस दिशा से आ रही है ना, तो आप मुझे एक चीज बताओ कि जब कोई किरण इस दिशा से आएगी, बच्चों, तो यह माध्यम है विरल, ऊपर वाला माध्यम होता है बच्चों विरल माध्यम होता है, और ये होता है सघन। तो आपने क्या पढ़ा था कि ये जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो बीच में अभिलंब डालते हैं। ये आपका क्या है बच्चों, अभिलंब है, ये अभिलंब है। तो यह अभिलंब की तरफ मुड़ती है ना, क्योंकि घना है ना, नीचे घना, ये अभिलंब की तरफ मुड़ती है। तो प्यारे बच्चों यह अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, मुड़ गई इधर, देखो जाना था इधर, आ गया इधर। अब फिर क्या होने वाला है कि फिर अब इसके लिए जब हम आगे बढ़ेंगे, और फिर जब ये क्या हो रहा है ना, फिर ये सघन माध्यम से जब विरल में जाएगी तो यह अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब से क्या हटेगी, जल्दी बोलो, दूर हटेगी। तो प्यारे बच्चों यह फिर दूर हट जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो यही है हमारा एक मतलब कि कांच की सिल्ली में किरण का आरेख। क्वेश्चन क्या लिखा गया था कि कांच की आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के 2 किरणों का निम्नांकित चित्र खींचें। 2 किरणों का, 2 किरण अब कैसे हो गया सर, वहां 2 किरण तो हो ही गया। आ जाओ, इसमें आपको क्या क्या करना था, ध्यान दीजिए। अब इसमें कुछ नाम देने थे, तो इसका नाम दे देना प्यारे बच्चों। ये N1 है और ये N2 है। ठीक, यहाँ पर भी ये N1 है और ये हमारा N2 है। एंगल बनता है, इस किरण को जो आती है हम उसे कहते हैं बच्चों आपतित किरण। आप लिख सकते हो ना, बोलेंगे सर आपतित किरण, हम लिख देते हैं। उसके बाद हम इसे कहते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। फिर ये किरण जब पास होती है तो यहाँ, फिर जब बाहर होती है तो फिर ये हो जाती है अपवर्तित किरण हो जाती है। ठीक है ना। और ये थोड़ी देर के लिए यह किरण क्या कहलाती है, आने वाले किरण, तो ये आपतित है। आप बोलेंगे सर एक ही किरण 2 बार कैसे हो गया बच्चों, 2 माध्यम हो गया ना, एक माध्यम इस जगह हो गया अलग, ये वाला हो गया अलग। अब एंगल भी यहाँ बनता होगा सर, यहाँ एंगल आई बनता है, यहाँ एंगल आर बनता है, यहाँ एंगल आई बनता है और यहाँ एंगल आर बनता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे कोण भी बनते हैं। तो यही है प्यारे बच्चों जो आपको एक नामांकित चित्र बनाना था, सिर्फ एक चित्र बना के दिखाना था कि जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन में आती है तो यह अभिलंब की तरफ मुड़ती है, और जब सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट रही है। यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, अभिलंब के पास हो रहा है, यहाँ अभिलंब से दूर हो रहा है। इसी चीज को दिखाना था
क्या आपसे हो जाएगा बताओ? हम उम्मीद करते हैं कि आराम से हो जाएगा। ठीक है बच्चा, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है? अगला क्वेश्चन लिखा गया है, अरे ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है? क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि धातु कर्म क्या होता है। ठीक है, 2011 का पूछा क्वेश्चन है कि धातु कर्म क्या है, इसके विभिन्न चरणों को लिखें। देखो बच्चों, धातु कर्म कोई बड़ी चीज नहीं है। आप, मैंने क्या बोला था कि ऐसे पदार्थ जिसमें धातु है ना, जिसमें धातु के कण पाए जाते हैं वह धातु का अयस्क कहलाता है, या फिर सॉरी, ऐसे पदार्थ जिसमें धातु के कण पाए जाएं हम उसे धातु के अयस्क कहते हैं। अब प्यारे बच्चों पूछा गया धातु कर्म क्या है, तो कहते हैं जो अयस्क होता है ना, जैसे आप पढ़े होंगे कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड होता है, यानी एल्युमिनियम बॉक्साइड से प्राप्त होता है, सिनेबार से पारा प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन है कि धातु कर्म क्या है, तो अयस्क से शुद्ध धातु को, जो मेन धातु है उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया, अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने की जो विधि है उसे धातु कर्म कहते हैं। बोल के सुनाओ सर। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि को धातु कर्म कहते हैं। सर याद हो गया ना? कहते हैं कि अयस्क से, ये प्यारे बच्चों हमारा उत्तर है, ये हमारा उत्तर है, और उत्तर भी देखो कितना प्यारा है। कहते हैं कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। कर्म कहते हैं, कितना अच्छी बात है। कहते हैं अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। यहाँ लिखा है ना कि इसके विभिन्न चरणों के नाम लिखें, तो जो चरण है ना उसके भी नाम लिखने हैं, सिर्फ धातु कर्म नहीं बताना है, तो विभिन्न चरण है। कहते हैं बच्चों की अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण करने के कई चरण होते हैं। कौन कौन सा चरण है? पहला चरण है बच्चों अयस्क का सांद्रण। दूसरा है बच्चों सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करना। धातु के सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों? धातु का सांद्रण करना, सॉरी माफ करना, अयस्क का सांद्रण करना। दूसरा सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना। तीसरा बात है कि धातु के ऑक्साइड अगर मिल गया तो उससे धातु को निकालना बच्चों, यानी कि धातु के ऑक्साइड से, माफ कीजिएगा, हाँ, धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण यानी धातु को निकालना। अगला आता है कि धातु का परिष्करण या शुद्धिकरण। अब जब धातु प्राप्त हो गया तो फिर उसको शुद्ध करना। तो नंबर 1 बोले सबसे पहला अयस्क जो होता है उसका सांद्रण करना। अयस्क का सांद्रण यानी अयस्क को सबसे पहले मतलब प्राप्त करना जो है उसको सांद्रण करना, अयस्क का पहला सांद्रण। और सांद्रित अयस्क का, नंबर 1 बोलिए, अयस्क का सांद्रण। नंबर 2 सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना। नंबर 3 धातु के ऑक्साइड से शुद्ध धातु प्राप्त करना। धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना। नंबर 4 फिर उस धातु को शुद्ध करना। 4 चीजें होती हैं बच्चों, याद रखना। धातु कर्म में कितने चरण होते हैं बताओ? धातु कर्म में 4 चरण होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सर, सबसे पहला होता है अयस्क का सांद्रण। नंबर 2 सांद्रित अयस्क से धातु के ऑक्साइड प्राप्त करना। नंबर 3 प्राप्त ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण करना। नंबर 4 धातु का शुद्धिकरण, है ना, धातु का शुद्धिकरण। आओ भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कहते हैं विरंजक चूर्ण क्या है ना, इसका रासायनिक नाम बताइए और इसका रासायनिक सूत्र बताइए एवं इसका उपयोग। यानी एक ही चीज में सब कुछ पूछ लिया है। तो प्यारे बच्चों विरंजक चूर्ण का फार्मूला सबको पता होता है, रासायनिक नाम भी सबको पता होता है। 2 चीजें याद करना है आपको, एक उपयोग और इसका क्या है। ये कहते हैं बच्चों विरंजक चूर्ण जो होता है ना, ये विरंजक चूर्ण, इसमें कैल्शियम होता है, ऑक्सीजन होता है और क्लोरीन होता है। पता है ना बच्चों, CaOCl2 इसका फार्मूला होता है। तो Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्सीजन और Cl मतलब क्लोरीन। तो अगर आप देखेंगे तो जो विरंजक चूर्ण होता है, तो विरंजक चूर्ण कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन का यौगिक होता है, ठीक है ना। कहते हैं कि इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। सही बात है, विरंजक चूर्ण को चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। और है बच्चों कि इसका रासायनिक नाम पूछा था ना, तो कहते हैं प्यारे बच्चों कि इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। बोलो मेरे साथ एक बार, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है।
तथा इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। नाम हो गया। पहले क्या है, तो बच्चों क्या है, तो विरंजक चूर्ण कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन का एक यौगिक है। रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम पहले बच्चों हमने देखा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। सूत्र क्या है, CaOCl2 है। अब इसका उपयोग क्या है, तो बच्चों इसका उपयोग देखिए, नंबर 1 कीटनाशक के रूप में, कीटों को मारने में। नंबर 2 कागज और कपड़ों को विरंजित करने में, कपड़ों और कागज को विरंजित करने में इसका उपयोग होता है। और नंबर 3 क्या है कि क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में। तो पहले बच्चों इससे आपका क्लोरीन भी बन सकता है और फिर इससे क्लोरोफॉर्म भी बन सकता है। तो ये चीज़ें हैं, आप ये 2 भी याद रखेंगे तो काफ़ी है कि कीटनाशक के रूप में होता है और दूसरा किसके रूप में होता है, कागज एवं कपड़ों को विरंजित करने में। एग्जाम में पूछा जाता है कि कागज एवं कपड़ों को विरंजित करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो हम आंसर लिखते हैं विरंजक चूर्ण का। ठीक है जी, चलो तो बहुत बेहतर तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। विरंजक चूर्ण के बारे में क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है, लिख के इसको आप याद कर लें बढ़िया से। नेक्स्ट अगला, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का सचित्र दर्शाइए। यानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है उसको चित्र बना के दिखाना है। ये नहीं पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ये नहीं पूछा, सिर्फ चित्र बनाना है। सिंपल है बच्चों। नेक्स्ट है ना, हो सकता है कोई प्रश्न में पूछे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो बच्चों अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक पौधा है यहाँ पर। सबसे पहली बात है एक पौधा है और पौधा से है ना, पौधे के जड़ जो है ना, जड़ वो जमीन में है, आपको सबको पता है। और यहाँ से ले रहे हैं जल एवं खनिज लवण। जड़ से क्या लेते हैं, जल एवं खनिज लवण। पत्तियों में पहले बच्चों क्लोरोफिल है। पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और उसी में पहले बच्चों क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही भोजन बनता है। और यहाँ बगल में सूर्य हैं। वातावरण से CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, इसको अगर बनाना हो सर कैसे बनाएं, लो भाई बना देते हैं। कहते हैं देखो आपको एक पौधा बनाना है बच्चों, आपको क्या बनाना, एक पौधा बनाना है। सर कैसे बनेगा, चलो ही हम बना देते हैं आपके साथ मिल करके। एक प्यारा सा आपको बनाना है पौधा, ठीक है ना। चलो अब आप कहोगे सर आप तो बहुत बढ़िया बनाते हो। बच्चों मुझे नहीं बनाना है, आप लोग बनाना अच्छे से। एक हमने बना दिया पौधा और यहाँ पर हमने बना दिया जी सूर्य। क्या बना दिया बोलो, सूर्य बना दिया। अब तारीफ तो आप करते ही हो मेरी, आ जाओ। ये हमने बना दिया पहले बच्चों सूर्य, ठीक है ना। अब ध्यान देना बच्चों, इसमें क्या क्या चीज़ है। तो हम नीचे वाले को कहते हैं भाई साहब आप तो हो जल, पौधे जड़ से जल व खनिज लवण प्राप्त करते हैं। जल व खनिज लवण जो है ना, पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो जड़ से करते हैं। ये आप देखोगे नहीं, ये होता है कहते हैं प्यारे बच्चों, पत्तियों में होता है क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। और इन्हीं के द्वारा तो भोजन बनता है, क्लोरोफिल में ही, ठीक है ना, क्लोरोफिल होता है। और यहाँ से हम लोग क्या प्राप्त कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं सूर्य का प्रकाश। क्या प्राप्त कर रहे हैं बच्चों, सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं, सूर्य का प्रकाश। वातावरण से हम लोग क्या लेते हैं, वातावरण से हम लोग लेते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से हम लोग लेते हैं, बोलो हाँ या ना। और प्यारे बच्चों हम छोड़ते क्या हैं, तो हम लोग छोड़ते भी तो हैं, हम लोग छोड़ते हैं O2, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो यही आपसे एक चित्र पूछा गया था, एक ऐसा एक चित्र बना के दिखाइए, हाँ, और आपको अच्छा खासा नंबर भी मिल जाएगा जी। 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण का एक नामांकित चित्र बनाइए। बस चित्र, ना तो आपसे समीकरण पूछा है और ना ही आपसे ये पूछा गया है कि मतलब प्रकाश संश्लेषण कहते किसे हैं। ठीक है, आप नीचे में लिख सकते हो प्रकाश संश्लेषण का एक नामांकित चित्र, यहाँ लिख देना प्यारे बच्चों, अच्छा रहता है। क्या लिख देना बताओ, यहाँ लिख देना प्रकाश संश्लेषण का नामांकित चित्र। प्रकाश संश्लेषण का नामांकित चित्र। देखो बच्चों, इसमें ना तो आपसे विधि पूछा है, कुछ नहीं पूछा है, कौन सी विधि है, कैसे बनता है, ये कुछ भी आपसे नहीं पूछा है। तो आप सोचना मत ज़्यादा कि सर ये भी लिखना पड़ेगा, वो भी लिखना पड़ेगा। आ जाओ बच्चों, कहते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। वर्ण विक्षेपण, वर्ण मतलब होता है बच्चों रंग, और विक्षेपण मतलब होता है कि जब कोई एक चीज़ ना विभिन्न भागों में बढ़ जाता है तो हम इसे विक्षेपण कहते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। और एक और क्वेश्चन इसी में ऐड कर दिया गया है
कि बच्चों कि इंद्रधनुष की व्याख्या करें। तो पहला यहाँ 2 क्वेश्चन है। पहला तो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। मैंने सिखाया था कि जब प्रकाश की किरण बच्चों प्रिज्म पर पड़ती है तो वह प्रिज्म, जब प्रकाश की किरण या जब श्वेत प्रकाश की किरण या सूर्य की प्रकाश प्रिज्म पर पड़ती है तो वह विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है और इस क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, उसी बात को यहाँ लिखे होंगे कि श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आई थिंक आप बहुत आराम से लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत है नहीं। अब दूसरा बच्चों, फिगर तो नहीं पूछा, आप लिख सकते हो फिगर कि ये हमारा प्रिज्म है और एक किरण यहाँ से आती है बच्चों, आने के बाद यह विभिन्न रंगों में बंट जाती है। इसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप फिगर भी बना सकते हो कि एक किरण है और वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। बेजानी हॉपी नाला इसका फॉर्मूला होता है। आ जाओ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में लिखा ना, इंद्रधनुष भी पूछा था। तो इंद्रधनुष मैंने सिखाया था कि वर्षा होने के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई पड़ती है जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं बच्चों। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पूछा इसकी व्याख्या बताना है। तो इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात यानी बाद आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाली प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। सही बात है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश की परिक्षेपण के कारण प्राप्त होती है। सूर्य के प्रकाश की परिक्षेपण के कारण प्राप्त होती है। ठीक है ना, या फिर लिख सकते हैं कि वर्षा होने के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में हमें 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई पड़ती है जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। यह इसलिए दिखाई पड़ती है क्योंकि वर्षा की बूंदें जो है ना, वर्षा की बूंदें प्रिज्म सा व्यवहार करती हैं और इसमें जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यह उन्हें 7 रंगों में विभक्त कर देती हैं और हमें इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। तो जब जो मैंने बोला आप वो भी लिख सकते हो या इसको भी लिख सकते हो, ये भी मैंने ही लिखा है पर शब्द अलग अलग हैं। कहते हैं इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, ये भी आप लिख देना, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। बहुत नॉर्मल है बच्चों, और परीक्षा में कहते हैं परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स, यानी आपको अपने शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, तो आपको जो समझ में आए वही लिखना है आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं तथा इसके निवारण कैसे किया जाता है, तथा इसका निवारण कैसे किया जाता है। दृष्टि दोष बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है। जब आपको नजदीक या दूर की वस्तु देखने में दिक्कत हो रही है तो समझो आपको दृष्टि दोष है जी। कितना सिंपल है। तो कहते हैं कि जब किसी मानव को निकट या, देखो दृष्टि दोष मानव में, देखो होता बकरी में भी है, गाय में भी है, पर हम इंसान के बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं बच्चों कि जब किसी मानव को निकट या दूर की वस्तु देखने में कठिनाई होती है तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। तो उसे नहीं होगा बच्चों, सॉरी, तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं, इसे दृष्टि दोष कहते हैं। कहते हैं दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, होना तो बहुत सारा पर मुख्यतः 3 है। सबसे फर्स्ट होता है निकट दृष्टि दोष। जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ दिखती है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जब निकट की वस्तु साफ दिखती, लेकिन यहाँ नहीं पूछा था बच्चों यह कितने प्रकार के होते, बस ये पूछा था कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलना था 3 प्रकार। अब इसका निवारण पूछा तो पहले थोड़ा सा हम डिटेलिंग लिख दिए, इसमें तो ज़्यादा लिख दिए मुझे लगता है। कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ दिखती है परंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है तो उस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है। सिंपल सी बात है। इसका निवारण कैसे करेंगे बच्चों, तो इसके निवारण अवतल लेंस युक्त चश्मे से किया जाता है। इसका निवारण कैसे होता है बच्चों, तो यहाँ कारण नहीं पूछा है, होने का कारण नहीं पूछा, तो कारण भी लिखना पड़ता। लिखा गया इसका निवारण कैसे होता है। देखो जौन सा दोष होता है वो आपको साफ दिखेगा, दूर दृष्टि दोष में आपको दूर साफ दिखेगा, निकट दृष्टि दोष में आपको निकट साफ दिखेगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। हाँ आ जाओ आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड।
तो निकट दृष्टि दोष में क्या लगता है, अवतल लगता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, इसी में है फिर हमारा दूरदृष्टि दोष। क्या लिखा है, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष कहते हैं, अरे भाई क्या लिख देते हो यहाँ पर, देखेंगे यदि किसी व्यक्ति को जब, है ना, जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखती, गलत बात है ये, दूरदृष्टि दोष में दूर दिखेगा बच्चों, गलत है यहाँ पर। कहते हैं जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ दिखती है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखती है परंतु निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती है, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती है, तो इस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं, है ना, कि जब दूर की वस्तु साफ साफ दिखेगी और निकट की वस्तु साफ नहीं दिखेगी तो हम इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसका निवारण अवतल लेंस युक्त चश्मे से, उत्तल लेंस युक्त चश्मे से किया जाता है। तीसरा है बच्चों जड़ा। जड़ा में क्या होता है कि जड़ा जड़ा दिखता है, जड़ा जड़ा, यानी कि निकट भी दिखेगा जड़ा जड़ा और दूर भी जड़ा जड़ा, पूरा नहीं दिखाई देता है। कहते हैं कि जड़ा दूरदर्शिता, जब व्यक्ति को निकट और दूर दोनों की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है तो इस दोष को जड़ा दूरदर्शिता कहते हैं। इस दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग होता है जिसमें अवतल एवं उत्तल दोनों एक ही चश्मे में लगे होते हैं, ठीक है ना। तो गांधी जी को यही हो गया था, इसमें दोनों लगा था, उत्तल और अवतल दोनों। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चंस हैं जो 2011 में पूछे गए। शायद एक क्वेश्चन मैंने और छोड़ा भी है इसमें, एक क्वेश्चन छोड़ा है, एक या दो क्वेश्चन मैंने, एक क्वेश्चन छोड़ा होगा मेरे ख्याल से, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है ना। तो 2011 के जितने भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछे गए थे मैंने आपको करवाए और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा परेशान इन क्वेश्चनों ने आपको नहीं किया होगा और आप लोग इसको एक दिन में तैयारी कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। नीचे कमेंट करना प्यारे बच्चों, ये हमारा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, क्या आपने इसे पसंद किया, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, आप लोग ज़रूर बताना। और फिर नई वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी, क्योंकि ये पसंद है ना, क्योंकि ये पढ़ाना बड़ा आसान होता है, मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव से भी आसान होता है सब्जेक्टिव पढ़ाना। तो वीडियोज आपको मिलती रहेगी, आप लोग पढ़ते रहें। और गुरुजी से खुश है या नहीं नीचे कमेंट जरूर करें। और इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा, आपके मन में सवाल आता होगा, तो इसके पीडीएफ के लिए प्यारे बच्चों जो लोग व्हाट्सएप पर ज्वाइन है उसको कुछ नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा बच्चों। पर जो लोग ज्वाइन नहीं हैं, जो देर कर रहे हैं, आप लोग ज्वाइन हो जाना बच्चा, ठीक है ना। ज्वाइन होने के लिए एक नॉर्मल सी विधि है, ये हमारा नंबर है 7700879453, इस पर कॉल करके बोलना कि सर ज्वाइन कर दो। भैया फ्री में ज्वाइन नहीं होता है, पता है ना आपको। गुरुजी थोड़े से फीस लेते हैं, ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट्स देने के लिए हर चीज़ आपको मिलेगा। बस इस नंबर पर आपको 251 रुपीज़ पे करना पड़ता है, ठीक है ना। अब ये पढ़ाई के सामने में, ये ऑल सब्जेक्ट के नोट्स के सामने में, डेली पीडीएफ के सामने में, गेस्ट क्वेश्चन के सामने में, फुल्ली सपोर्ट के सामने में 250 रुपये कुछ भी नहीं है। पर आप कह सकते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में एक छोटी सी फीस लेते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है ना कि आप लोग प्यारे बच्चों गुरु दक्षिणा के रूप में, इसमें क्या होता है ना कि आप लोग पढ़ते भी मन से हो और हमें भी कुछ हो जाता है, ताकि हम आपको, कोई इंसान भूखा तो नहीं पढ़ा सकता, कुछ जब होता है तो उसमें एफर्ट डालते हैं, ठीक है ना। तो जो लोग नहीं जुड़े 100% जुड़ जाएं, आपको बहुत फ़ायदा होगा, मेरे ऊपर भरोसा आप कर सकते हैं। जय हिंद जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लेता, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। और कोई वीडियो लाना है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।